मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। बिहार पुलिस में जो नया सिलेबस क्लास 9 और 10th का ऐड हुआ है, तो जो जो सब्जेक्ट और चैप्टर ऐड हुआ है उन सभी सब्जेक्ट और चैप्टर से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीवीआई प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10th का संपूर्ण ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। एक वीडियो हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का संपूर्ण हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप भी क्या अभी सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो जो नया सिलेबस रेडी हुआ है उन सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहीं से भी देखें, लेकिन सबसे पहले जो नया ऐड हुआ है सिलेबस उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर देखें, ठीक है। तो जिससे कि आप सिलेबस को देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। जैसे जो 10वीं क्लास का है भूगोल में आपका पहला चैप्टर है जो ऐड किया गया सिलेबस है, ये सिलेबस का ही ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। ये भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर से जो भारत संसाधन एवं उपयोग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह जो आगे आपका दिया हुआ है कृषि संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट आगे है आपका फिर ये सभी जो चैप्टर है जल संसाधन, खनिज संसाधन, ये सभी का क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। और आपका क्या आगे क्या है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्न को लेकर आए हैं। निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, और आगे आपका बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या मानचित्र अध्ययन। तो ये सभी चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सभी प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये किया है बुंडलैंड आयोग ने, है ना। बुंडलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये ब्रुंटलैंड भी कहा जाता है। ब्रुंटलैंड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में, जब भारत पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है 1983 में इसका ब्रुंटलैंड आयोग की स्थापना हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हॉर्लेम ब्रुंटलैंड था, है ना। उन्हीं के नाम पर ये ब्रुंटलैंड आयोग नाम रखा गया है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हॉर्लेम ब्रुंटलैंड, है ना। हॉर्लेम ब्रुंटलैंड ये इसका अध्यक्ष था, ठीक है। अब रही बात ये ब्रेटन वुड्स, इनसे क्वेश्चन आता है कि किस सम्मेलन के तहत विश्व बैंक या तो आईएमएफ दोनों की स्थापना हुआ था। किस सम्मेलन के तहत? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था 1944 में। नेक्स्ट है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो बफर स्टॉक बनाता है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था, ठीक है। याद रखना है 14 जनवरी 1965 को हुआ था। और FCI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसी तरह क्वेश्चन आता है जैसे ये खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर हो गया विश्व खाद्य दिवस, और इसके पीछे जाइए ठीक 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो नया नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे नया, जो हमेशा नया रहे, वो नया आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वो नवीकरणीय कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय हो गया। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो नवीकरणीय संसाधन है, उसे गैर परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नवीकरणीय को गैर परंपरागत, ठीक, गैर परंपरागत कहा जाता है। और अनवीकरणीय को परंपरागत संसाधन कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, ठीक है, परंपरागत। देखिए एक तरह से उल्टा लगेगा, ठीक है। जैसे कि नवीकरणीय में गैर परंपरागत और अनवीकरणीय में परंपरागत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। परंपरागत का मतलब हो गया क्या? अनवीकरणीय यानी कि जो है संसाधन सीमित है, जैसे कोयला,
वो क्या आ गया, ओ नवीकरणीय। लोहा जितने भी धातु है वो सब क्या, ओ नवीकरणीय है, ये कि सीमित हो गया, एक बार समाप्त अगर हो गया तो फिर दोबारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। और जो नवीकरणीय का मतलब होता है सौर ऊर्जा, जिससे कभी समाप्ति नहीं होगा, ठीक है, तो वो सब नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में, ऊर्जा स्रोत में आएगा आपका नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जंगल, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। नवीकरणीय यानी कि गैर परंपरागत, परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय है, ठीक है। और अनवीकरणीय स्रोत में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जितने भी हैं, जीवाश्म, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है कोयला। कोयला यानी कार्बन से जो निर्मित है वो कार्बनिक खनिज हो गया। तो ये कोयला क्या है, कार्बनिक खनिज है। जैसे कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन का अपरूप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, ठीक है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादक पूछे या तो भंडारण पूछे, वो दोनों में अभी वर्तमान में झारखंड हो गया है, ठीक है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। बॉक्साइड ये कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? उड़ीसा में होता है। और तांबा की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन एक पूछेगा आपको, खेतड़ी जो है, राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या तो नंदा देवी चोटी भी पूछा जाता है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है ना। इसका करेक्ट आंसर बी है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था क्या? हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर इसका नाम बदल दिया गया, नया अभी वर्तमान में क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और रही बात उत्तराखंड में और क्या क्या है, देखिए गोविंदपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वो भी उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी चोटी भी राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बात करें केरल की, तो केरल में है आपका, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम है ना। एराविकुलम जो कि केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एराबी, ठीक है, एराबी है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये केरल में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? झारखंड में। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में, है ना। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो साउथ बटन है ना, साउथ बटन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इसे याद ऐसे रख लेना है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, छोटा यानी बटन है ना, शर्ट का बटन जितना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान कितना है याद करने के लिए बस रिलेट कर लेना, ये बटन इतना है, ठीक है, साउथ बटन। तो ये सबसे छोटा हो गया। अच्छा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। अच्छा, जो नामीबिया से जो चीता लाया गया था वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था, वो कहाँ है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? समावेशी विकास से संबंधित है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, समावेशी विकास से संबंधित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनरियो में, ठीक है। पहला रियो डी जेनरियो में, और कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, ठीक है। पहला हुआ था 1992 में, ठीक है। दूसरा हुआ था कब? तो दूसरा हुआ था 2002, दूसरा 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में होता है ना, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दूसरा 2002, ठीक है। और तीसरा फिर हुआ था यहीं रियो डी जेनरो में ही हुआ था, ठीक है। तीसरा जो है पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो में हुआ था, 2012 में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला है किस प्रकार का? तो कोयला है अनवीकरणीय, ठीक है, जिसको जो नया नहीं रहेगा, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनवीकरणीय, इसे नया प्राप्त नहीं कर सकते, ये अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन का कहाँ हुआ था? तो पहला और जो तीसरा है वो दोनों रियो डी जेनेरो में हुआ था, और दूसरा हुआ था कहाँ? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो ऑप्शन में है इसका आंसर क्या था? कोई नहीं।
नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आएगा किसमें? नवीकरणीय में। ठीक है, नवीकरणीय यानी कि पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य इसका करेक्ट आंसर है, पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? तो ये जिम्मर मैन ने कहा था, जिम्मर मैन ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? सारे जो क्वेश्चन है सारे अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनना और इसे याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गया कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? सीमित यानी कि ओ नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कोयला। नेक्स्ट है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? जो तट रेखा है उससे कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा जो है वो क्या कहलाता है? अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल ये क्या कहलाता है? 200 समुद्री जो सीमा है तट रेखा से 200 नॉटिकल मील जो है वो क्या कहलाता है? दूरी तक अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 12 नॉटिकल मील को प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। ठीक है, और नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय है। बाकी जैसे जल ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरणीय है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, आपका चैप्टर आ गया है प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो एक का मतलब कौन है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या? बांगर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। देखिए होता क्या, जैसे कि जहाँ वर्षा का पानी हमेशा आता है, बार बार सालों भर आता है, तो वो क्या आता है? मिट्टी ले चला जाता है खोद के। ठीक है, तो वो खादर कहलाता है। और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, बार बार ये पानी आता है तो हमेशा नया रहता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी ये खादर कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पानी जो बरसात का पानी है नहीं पहुँचता है, साल में एक आध बार पहुँचता है, तो वो क्या पुरानी हो जाती है, उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये बांगर कहा जाता है। ठीक है, और जो हमेशा आता है वो खादर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे काफ़ी और चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। काजू के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है लाल लेटराइट मिट्टी है, याद रखना है। काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लाल लेटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या तो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है ना, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिक सिंचाई, है ना। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। ठीक है, आर्सेनिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट डिजीज होता है। ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज रोग होता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है जो कि कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है कि जो मीना माता रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो पारा के कारण। मीना माता जो होता है वो पारा के कारण होता है। ठीक है, और कैडमियम के कारण होता है इटाइटाई। इटाइटाई किसके कारण? कैडमियम के कारण। देखिए पारा मीना माता, ठीक है, एक वॉइस से रिलेट कर लीजिएगा, वॉइस से तो एक जैसा वॉइस है तो उसे याद रहेगा। पारा
के कारण मीना माता, ठीक है, मीना माता पारा, और इटाइटाई कैडमियम, इटाइटाई कैडमियम के कारण, इटाइटाई कैडमियम के कारण, और तांबा के कारण कौन सा रोग होता है, बिल्सन रोग, और नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, और जो कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को क्या हो जाता है, ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि मरुस्थलीय की बात आई जैसी तो तुरंत दिमाग में आ जाने से राजस्थान, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो ये पूछा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजस्थान में। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है गोवा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में ये कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, 1968 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अफ्रीकी संघ का एक आता है, अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा, ठीक है। अच्छा, एक ये है वेटलैंड कन्वेंशन, ये कब हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और इसी 2 फरवरी से जो मनाया जाता है क्या, वेटलैंड है ना, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो वेटलैंड कन्वेंशन है 2 फरवरी 1971 को कहाँ हुआ था, तो ईरान में हुआ था। नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा को, काली मिट्टी को काली कपासी या तो रेगुड़ मिट्टी ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट है काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोपानी कृषि किस राज्य में होती है, तो ये उत्तराखंड में होता है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रीन, है ना, याद रखना है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो उस भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है खेती के लिए वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है अब अगला चैप्टर आया आपका जल संसाधन, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको बताए दिखाएं भी जल संसाधन, जल संसाधन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन आपको लिया गया है आपको बता रहे हैं, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। इसी क्वेश्चन को देखिए, ये मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, 2023, 22, 21, 20, 19 और 16, 15, मतलब हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बीपीएससी के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो ये कोसी नदी है, ठीक है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी बिहार का शोक नदी किसे, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, गंगा नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी। और भारत का राष्ट्रीय नदी भी कौन सा है, गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। और नया जो एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो पटना में स्थापित किया गया, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है, चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, जो कि हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। तो वही महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत की बात करें या तो विश्व की सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध है सबसे लंबा नदी, सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है, ठीक है। याद रखना है हीराकुंड बांध महानदी पर है, इसे याद ऐसे रख लेना है, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वह भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर सिर्फ पूछे तो वो है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध है, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना ये है सतलज नदी पर, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध ये क्या है, नर्मदा नदी पर है।
और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। इसे हमेशा के लिए याद रहे, कभी भूलना ही नहीं है। तो याद कैसे रखना है, देखिए महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, तो कृष्ण भगवान, ठीक है। तो वही से याद रख लेना है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, जब भी आए नागार्जुन कृष्णा, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और एक आता है कृष्णा सागर बांध, तो कृष्णा सागर बांध वो है कावेरी नदी पर, ठीक है, ये याद रखना है, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है स्वेज नहर कब खोला गया था, स्वेज नहर खोला गया था 1869 में, स्वेज नहर 1869 में खोला गया था। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्वेज नहर जोड़ता है किसको, लाल सागर को भूमध्य सागर को, इसे याद रखना है, लाभ है ना, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। एक है पनामा नहर, पनामा नहर को कब खोला गया था, 1914 में, ठीक है। अब पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ता है, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, पनामा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर ये कावेरी नदी पर है, कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। रिहंद परियोजना ये भी रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ, तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति ये लागू हुआ था सितंबर 1987 में, ठीक है, सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो लागू हुआ, वो कई बार एग्जाम में आता है और कई बार आप पढ़ते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो सभी को एक साथ यहाँ पर देखते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये लागू हुआ था, ठीक है। ये कहता है जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण निवारण अधिनियम ये 1974 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए 1972 है, फिर 1974 है, फिर आएगा आपको 1981, या तो इस तरह से आता है, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करके इसे याद रख लेना। देखिए वन्य जीव 72, वन्य जीव 72, ठीक है, वन्य जीव 72, और जल जल वाला आएगा 74, लास्ट में 4 वाला, ठीक है। तो जल का जैसे अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो 4 डिग्री से वहाँ याद रखना है 4 यानी 74 वाला, ठीक है। जल वाला क्या, जल का अधिकतम घनत्व होता है तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 से यहाँ रिलेट करना है, 4 से 74 है ना, जल संरक्षण अधिनियम 74 वाला, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन वायु संरक्षण अधिनियम, तो वायु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, वायु 81 में, 1981, वायु 81 में। और एक आता है कई बार बार रिपीट होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में। अब प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात आई जल की, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 मार्च, अप्रैल और मई ये तीनों लगातार है, और तीनों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है, तो याद रखना है। देखिए पहले 22 मार्च से याद रखना है विश्व जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की जो स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था, तो 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोविंद सागर जो है मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो ये किससे, रिहंद बांध से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ, मासिनराम मेघालय में होती है, मेघालय में मासिनराम है, सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय में। भारत की बात करें या तो विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता है, मतलब मासिनराम मेघालय में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा तो गया में होता है, और सबसे गर्म और सबसे ठंडा शहर भी गया है। नेक्स्ट है देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। जो बांध परियोजना है उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित है। नेक्स्ट है बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, और काला ग्रह शनि को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है
कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो महासागरों में कितना है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है, तो 96.5% महासागरों में है। नेक्स्ट है, मैथन बांध किस नदी पर बना है। तो मैथन बांध है ये बराकर नदी पर, ठीक है। मैथन बांध किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर आ जाता है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, ठीक है। चरक किसके दरबार में रहता था, तो चरक रहता था कनिष्क के दरबार में। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करवाते हैं, हमेशा याद रहेगा। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो याद रखना कैसे, एक शब्द याद रखना अचानक, यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, अथवा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1952 में हुआ था, ठीक है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, 1952 में। अब 1952 में जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबको एक साथ रिवीजन करना है। इसके अलावा 4 जो अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आता भी है, तो उसे याद रखना है। देखिए सबको एक साथ रिवीजन करना, जब भी 1952 का आएगा तो ये 5 रिवीजन एक साथ करना है। कौन कौन सा, देखिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन 1952 में हुआ। राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ, 1952 में हुआ था, ठीक है। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो है ना, राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, NDC जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में हुआ था, ठीक है। तो ये 5 याद रखना, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952, राज्यसभा का गठन 1952, लोकसभा 1952, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में हुआ था, ठीक है। अब वन्य जीव एक संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो वन्य जीव 72, वन्य जीव 1972 में हुआ था, और जल 1974 वाला। नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1972 में हुआ था। देखिए वन्य जीव था 1972 और बाघ परियोजना 73, बाघ परियोजना 1973 में हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है। टेक्सोल एक पूछा जाता है, एक आता है कौन सा, कुनेन है ना, कुनेन की जो औषधि है किसके उपचार में आता है, मलेरिया के उपचार में, ठीक है। टेक्सोल जो ये है ये यू नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और जो है कुनेन, कुनेन जो औषधि है मलेरिया के उपचार में यूज होता है, वो किससे प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि Q9 या तो कुनेन, ठीक है, Q9 या तो कभी आपको कुनेन दे, ठीक है। तो कुनेन का उपयोग किया जाता है किसमें, मलेरिया में, ठीक है, और टेक्सोल का कैंसर में। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन बार बार आता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। अभी नाम इसका क्या, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल है डिब्रू सैखोवा, है ना, डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है, ठीक है। याद रखना है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखोवा असम में है। सबसे बड़ा अगर पूछ दे तो कच्छ की खाड़ी है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है, तो गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, सिंह ये मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन पूछे तो मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत अगर पूछ दे तो मिजोरम में, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के जब बुक पढ़ते हैं तो आपको स्पीडी में मिलता है ये क्वेश्चन। मालूम रेलवे NTPC के जब एग्जाम हुआ था तो दोनों क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम आंसर था, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य तो वो हरियाणा है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र या तो न्यूनतम वन प्रतिशत, ये दोनों में हरियाणा आंसर होगा, ठीक है।
और अधिकतम वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश और अधिकतम वन प्रतिशत में आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो वो है घड़ियाल या मगरमच्छ जो है भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है ना, ऑप्शन में तो है नहीं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो मोर है ना, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। नेक्स्ट है संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो कितने वर्ग में, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1968 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था, है ना, वन का विस्तार था। 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। नेक्स्ट है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो ये था 19.27%। लेकिन याद अभी रखना है वर्तमान का वो कितना है, 21.71% है। ठीक है, याद रखना है। देखिए कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, वन का विस्तार है 21 वर्तमान में आपको याद रखना है 21.71%। लेकिन वन और वृक्ष यानी कि वनावरण और वृक्ष टोटल मिलाकर अगर पूछे तो वर्तमान में कितना है, 24.62% है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो है 60.11% है ना। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो कितना है, 60.11% है। नेक्स्ट है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, तो ये 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव का विस्तार है, तो मैंग्रोव का विस्तार है, तो ये पूछा जा रहा है मैंग्रोव का विस्तार है, तो मैंग्रोव कहाँ है, तो मैंग्रोव पाया जाता कहाँ, ये पाया जाएगा आपको सुंदरवन में ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन का विस्तार अभी वर्तमान में याद रखना है, वन का विस्तार 21.71%, वन और वृक्ष दोनों मिला के 24.62% है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला चैप्टर आपका आ जाता है खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक एक प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एक बार में नहीं है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश है कि आपको एक बार में ही सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ठीक है, तो खनिज संसाधन से जो प्रश्न है देखते हैं। देखिए मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, तो ये उड़ीसा में होता है। ठीक है, मैग्नीज में उड़ीसा है, और लोहा उत्पादक में भी प्रथम राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक है, याद रखना है। और बॉक्साइड में भी पहला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइड में सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइड, मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइड में प्रथम राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। ठीक है, लोहा का सर्वाधिक भंडारण अगर पूछे तो वो कर्नाटक आंसर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो लौह अयस्क का प्रकार है हेमाटाइट, है ना। हेमाटाइट जो है ये लोहा का ये अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, उड़ीसा से याद रखना है। लोहा और कौन सा है, बॉक्साइड और मैग्नीज, ये तीनों कहाँ होता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, अथवा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइड है ना। बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और
अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम ही है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है तत्व है ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन, ये अधातु में आ जाता है, फिर है एल्युमिनियम, उसके बाद दूसरा धातु तत्व है लोहा। ठीक है, अगर पूछे पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम, दूसरा धातु लोहा। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लीजिएगा, आसी एलो है ना, यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा पृथ्वी के भूप्रकृति में ये क्रम से पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। सीमेंट का जो आविष्कार किसने किया था, जोसेफ आस्पदीन ने किया था। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है, तो रानीगंज काफ़ी फेमस है, जो कि पश्चिम बंगाल में कोयले के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब कोयला का सर्वाधिक उत्पादक अभी या तो भंडारण में पूछे तो कौन है, झारखंड है। सबसे अच्छा जो कोयला होता है, उच्च कोटि का कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला पूछे तो वो वही होता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, और सबसे घटिया कोयला यानी कम कार्बन प्रतिशतता वाला वो पिट कोयला होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो वो है कौन सा, लिग्नाइट कोयला है ना। नेक्स्ट है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अथवा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉक्साइट, ये उड़ीसा है ना। बॉक्साइट, मैंगनीज और लोहा में एक नंबर पर कौन है, तो उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया, तो लोहा को है ना, लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है, लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है कौन, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट भी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो कोडरमा ये अवरक के लिए फेमस है। ठीक है, कोडरमा अवरक के उत्पादन के लिए फेमस है। अवरक उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश में। और अवरक उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो वो चीन है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पायराइट ये खनिज है धात्विक खनिज है ना, पायराइट धात्विक खनिज है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो एक टन इस्पात बनाने में आपको 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य में आ जाएगा कौन, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य उड़ीसा। भंडारण पूछ दे तो कर्नाटक हो जाएगा, तो याद रखना है उड़ीसा से मैग्नीज, बॉक्साइड और क्या है, लोहा। मैग्नीज, बॉक्साइड और लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ, उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या आता है, सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट का जो प्रमुख कच्चा माल होता है कौन सा, चूना पत्थर ही होता है। सीमेंट का खोज किसने किया था, जोसेफ आस्पदीन ने किया था, आविष्कार किया था जोसेफ आस्पदीन ने। नेक्स्ट है उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है किसके लिए, तो मैग्नीज के लिए। ठीक है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, लोहा और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक यानी अधातु, तो वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है वो है ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट ये अधातु है, बाकी सोना, टीन और अभ्रक क्या धात्विक खनिज में आ जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है और ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो वर्तमान में इसका स्थान क्या मालूम, वर्तमान में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखना है वर्तमान में भारत का मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, और प्रथम स्थान किसका है, दक्षिण अफ्रीका का है। और भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं, तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो लगभग 80% सिर्फ बिहार झारखंड में अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है आपका शक्ति ऊर्जा संसाधन है ना, शक्ति या ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण
ये कार्य कर रहे हैं, तो भारत में कितना है, तो 18 है ना, 18 अभी कार्य कर रहा है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था, तो ये था डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई, इसे याद ऐसे रखना है। देखिए जब अंग्रेज वहाँ से गुजर रहा था तो एक हाथी जमीन पे लेटा हुआ था ना, तो उसमें क्या तेलीय, उसका जो बॉडी है तेलीय हो गया था। तो एक लड़का था, तो उससे अंग्रेज बोला था डिग बॉय, डिग बॉय, यानी डिग मतलब खोदना, बॉय मतलब लड़का, तो लड़के को बोला डिग बॉय, तो वहीं से नाम रखा गया था डिग बोई, ठीक है। वो तो प्रथम जो भारत का तेल शोधक कारखाना है डिग बोई, असम में, ठीक है। जामनगर जो है सबसे बड़ा है तेल शोधक कारखाना, वो कहाँ, गुजरात में है। अब बरौनी कहाँ, बिहार में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन इसमें कौन है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन ही है। नेक्स्ट है कि मणिकरण है ना, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो मणिकरण है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, है ना, प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय यानी कि जो हमेशा नया रहे और नया बना सकते हैं, ठीक है, तो ये है कौन, सौर ऊर्जा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है किस राज्य में, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। कैगा कर्नाटक, कैगा कहाँ, कर्नाटक, कोसे कैगा, कोसे कर्नाटक, याद रखना। कैगा कहाँ, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में, उसको सबको एक साथ रिवीजन करिए। देखिए जो है कुडनकुलम पूछेगा, कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु में, एक है कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। नरौरा कहाँ है, यूपी में, नरौरा विद्युत संयंत्र जो है परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, ऐसे याद रखना, रावत राजस्थान। और काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात, और तारापुर ये महाराष्ट्र में, ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन है परमाणु विद्युत संयंत्र, ये सबसे प्राचीन है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, यानी इसका करेक्ट आंसर है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी है ना, यानी कि अपने देश से प्रयास से बनाया हुआ परमाणु विद्युत केंद्र है, तो वो है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है, ठीक है। और बाकी कौन कौन सा है, जैसे राणा प्रताप सागर पूछे तो ये राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है, तारापुर ये महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र जो गृह कहाँ है, अथवा भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो पहला कहाँ, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको बिटुमिनस कोयला, ठीक है, याद रखना है बिटुमिनस है ना, पीछे शायद हम लिग्नाइट बोल दिए थे, तो बिटुमिनस याद रखना है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो पिट कोयला होता है, ठीक है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। सबसे घटिया, सबसे कम कार्बन प्रतिशतता वाला घटिया पिट कोयला। और भारत में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना ये है महानदी पर। याद कैसे रखना है कि हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। और भारत का और विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय यानी कि नया नहीं रहे और इसे नया नहीं बना सकते हैं, तो ये है जीवाश्म ईंधन। बाकी सौर ऊर्जा
नवीकरणीय है, जल विद्युत नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक, प्रथम डिगबोई है ना, डिगबॉय, तो डिगबोई असम में है। प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है जो कि असम में है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खत्म घटिया ये है पिट कोयला। और भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला। नेक्स्ट है सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो पिट कोयला है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है तारापुर, और प्राचीन भी है तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है और बाकी ये तो आपको याद ही है ना, कैगा कर्नाटक, नेरोरा यूपी में, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में, तारापुर महाराष्ट्र में है ना, तारापुर ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य या तो भंडारण में भी झारखंड है। हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर है और कहाँ, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में, झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, तो प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है कौन, विद्युत। विद्युत जो है ये प्राथमिक है ना, प्राथमिक पूछा, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं। प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं, जैसे कि जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राथमिक ऊर्जा कहलाता है। जैसे कि विद्युत को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, तो ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं हुआ। जो सीधे प्रकृति से यानी पृथ्वी से प्राप्त हो वो प्राथमिक ऊर्जा कहलाता है। जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये सब क्या प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, गैर पारंपरिक यानी कि नवीकरणीय, तो ये कौन सा है, सौर ऊर्जा, ठीक है। बाकी कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम ये सब क्या हो गया, पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है, ठीक है। पहला तेल शोधक कारखाना तो असम के डिगबोई में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, सौर ऊर्जा जो है ये कौन सा साधन है, तो ये है पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरणीय है। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय ये है कौन, अनवीकरणीय यानी कि परंपरागत है ना, अनवीकरणीय यानी परंपरागत स्रोत वो कौन सा है, यानी कि ये है कोयला है ना, इसका करेक्ट आंसर है कोयला। नेक्स्ट है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र इसमें से कौन सा है, कहाँ पर है, तो ये है बरौनी में, ठीक है, ये कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कहाँ है, कर्नाटक में। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो गोंडवाना कोयले समूह का निर्माण हुआ था ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, देखिए नरौरा तो है ना, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है यूपी में। काकरापारा ये कहाँ है, गुजरात में। और रावतबाटा राजस्थान में। ये तालचेर जो है ये उड़ीसा में है और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला आता है आपका कृषि, ठीक है, कृषि भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कृषि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी और एक है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, तो और एक मौसमी बेरोजगारी यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कौन सा है, तो कौन सी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो रोपण फसल का उदाहरण है रबड़, चाय और गन्ना, ये सभी रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल का मतलब होता है कि बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि, ठीक है,
एक फसली कृषि यानी बृहद पैमाने पर भी किया जाता है और थोड़ा लंबे समय के तक उसका यूज किया जाता है, तो वो होता है रोपण फसल का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि रबड़, चाय, गन्ना, ये सब रोपण फसल है। जैसे धान जो है ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो दलहनी फसल करता है। ठीक है, तो कौन नहीं करेगा? इसमें राजमा नहीं करता है, बाकी चना, मटर और मूंग ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट है कि धान का एक प्रकार है, तो धान का प्रकार में ओस भी है, अमन भी है, बोरो भी है। ठीक है, इनमें सभी धान का प्रकार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कपास जो है खरीफ फसल है। ठीक है, कपास खरीफ फसल में आता है। देखिए खरीफ फसल के उदाहरण में आपका आएगा कौन कौन सा खरीफ फसल? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास। ठीक है, फिर समझिए खरीफ फसल में आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, ये सभी खरीफ की फसल है। रबी की फसल में आएगा गेहूं, जौ, आलू, चना। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर, सरसों। मसूर, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसल है। ठीक है, दो मुख्य याद रखिएगा, तो उससे थोड़ा एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है, जैसे खरीफ में धान याद रखना है, खरीफ फसल में धान, और रबी की फसल में गेहूं। ठीक है, रबी की फसल में गेहूं। नेक्स्ट है तो खरीफ फसल हो गया क्या? कपास। बाकी गेहूं, चना और मटर ये सब रबी की फसल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल इसमें से खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? तो मटर। ठीक है, मटर हो जाएगा खरीफ की फसल। ठीक है, मटर खरीफ की फसल। खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ में आएगा मटर नहीं आएगा, चावल आएगा ना। खरीफ में क्या? धान आता है ना। खरीफ में क्या याद रखना है? धान मेन है, खरीफ में चावल। ठीक है, और गेहूं रबी का फसल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया खरीफ फसल कौन सा है। ठीक है, तो खरीफ फसल में आएगा चावल, बाकी गेहूं, सरसों और मटर ये रबी की फसल है। गेहूं, सरसों, मटर रबी की फसल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी गेहूं। ठीक है, पहला नंबर तो रबी में गेहूं याद रखना है, खरीफ में धान। ठीक है, तो रबी फसल है गेहूं, बाकी ज्वार, जूट और धान ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो वो धान है। प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। बिहार का भी पूछे प्रमुख खाद्यान्न फसल तो धान ही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इसमें धान जो है रोपण फसल नहीं है, बाकी रबड़, गन्ना, चाय ये रोपण फसल है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से डेयरी विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। और हरित क्रांति का जनक वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जिसे भारत रत्न में दिया गया 2024 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग इसमें कौन सा है? तो उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, ये है चीनी उद्योग। ठीक है, ये उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट है कि सोपानी कृषि प्रचलित है, तो कहाँ? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था बोकारो इस्पात? बोकारो ये हुआ था रूस के सहयोग से। ठीक है, याद कैसे रखना है? देखिए बोकारो और एक है भिलाई, है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद रखना कैसे दें? इसको याद रखिएगा बीरू, है ना। जैसे वीरेंद्र सहवाग को क्या बोलते थे? बीरू। ठीक है, बीरू या भीरू। ठीक है, बीरू भीरू यानी कि बीरू यानी कि बोकारो रूस के सहयोग से, भीरू यानी कि भिलाई भी रूस के सहयोग से। ठीक है, एक आता है राउरकेला। राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। इसे याद कैसे रखना है? राज यानी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। एक है कौन? दुर्गापुर। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद रखना है द्रविड़। द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। और याद क्या रखना है? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, राउरकेला, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये तीनों जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल इसमें गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक फसल या तो नकदी फसल भी कहा जाता है,
उस किसे कहते हैं, ऐसा फसल जो लाभ से बेचने के लिए उगाई जाती है, मतलब उसको आप खाने के यूज करने के लिए कम, ज़्यादा बेचने के लिए उसे उगाया जाता है, ठीक है। तो घर में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे व्यावसायिक बेचने के लिए उगाया जाता है, ज़्यादा लाभ के फायदे के हिसाब से उसे उसे उगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये व्यावसायिक फसल नहीं है गेहूँ, ठीक है। बाकी जैसे गन्ना, जूट, तंबाकू ये व्यावसायिक फसल है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो रबी यानी गेहूँ, ठीक है, रबी यानी गेहूँ। तो गेहूँ को कब बोया जाता है, तो गेहूँ को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। काटा कब जाता है, तो होली के समय काटा जाता है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। और जो खरीफ की फसल होता है, अगर पूछे खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ में कौन आता है, धान, खरीफ में धान। तो खरीफ फसल बोई जाती है कब, तो अभी जैसे जुलाई चल रहा है, जून जुलाई में बोई जाती है और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल किस पौष्टिक, दाल से क्या प्रोटीन प्राप्त होता जाता है ना, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का ये स्रोत है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास 10th का संपूर्ण भूगोल का ये पार्ट 1 वीडियो हो गया समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण भूगोल समाप्त कर देंगे, ठीक है। और सिलेबस के प्रश्नों को जो है ना, सिलेबस के सारे प्रश्नों को रिवीजन यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यानी कि नए सिलेबस जो है उसके प्रश्न जो है सारे चैप्टर के प्रश्नों का रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सभी प्रश्न आपको चाहिए या तो रुक्मिणी एक वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट करवा दें, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।